नमस्कार दोस्तों, पीएचडी इन 3 इयर्स हमारी इस वीडियो सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है। इस समय पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट के फॉर्म आ चुके हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के फॉर्म अभी भी आ रहे हैं जिनको फिल करने की लास्ट डेट जून तक है। तो जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, एमएससी अपेयरिंग स्टूडेंट हैं या 1 या 2 साल पहले जिनने एमएससी कंप्लीट करी है और नेट जेआरएफ और गेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो पीएचडी को लेकर उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं। तो मैं इस मंथ में लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व कर हो सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पीएचडी के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करें। हाँ दोस्तों, जब आप पीएचडी के लिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं, स्पेशली लाइफ साइंस के लिए, तो आप देखते हैं कि इतने सारे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन हैं। अगर उनकी लाइफ साइंस के बच्चे अगर फॉर्म भरने लगें तो 50 इंस्टीट्यूट में, मोर देन 50 इंस्टीट्यूट में वो अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से फॉर्म आते हैं, तो उनको एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के बीच में वो अपने लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करें। तो जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अदर सब्जेक्ट्स के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, लेकिन मैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी पीएचडी लाइफ साइंस में है, तो इसलिए जो मेरी कुछ बातें रहेंगी लाइफ साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होंगी। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप जैसे सामान्य स्टूडेंट जिनने एमएससी कंप्लीट कर लिया है या फिर इस साल वो फाइनल ईयर में है, जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाल लिया और पीएचडी करना चाहते हैं। आप तमाम तरह की वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन के आते रहते हैं। आपके इंस्टीट्यूट्स में नोटिस बोर्ड पे सीनियर्स या जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनसे भी ये चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। तो आप जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूट पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि हमको कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए। बच्चों के मन में ये एक सवाल आता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के बीच में हम कहाँ से पीएचडी करें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं जो पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो ये इंस्टीट्यूट जितने भी हैं जो पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि बीएचयू, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कानपुर के पास लखनऊ है, लखनऊ में भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा नॉर्थ रीजन में अगर हम बात करें तो अजमेर में अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद दिल्ली में जेएनयू है, बाकी साउथ में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हर स्टेट में एक ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड हैं। ये कुछ तो नई हैं, 2009-10 की स्कीम में खुली हैं, कुछ बहुत पुरानी हैं जैसे कि जेएनयू, बीएचयू या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा क्या स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने जिन स्टेट में सिचुएटेड हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, रिसर्च में काम करती हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। दूसरी कैटेगरी आपकी जो होगी वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट। टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, ठीक है ना। टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप जो डिफरेंट आईआईटीज़ हैं, जो पहले तो पुरानी वाली हैं, उसके बाद जो नई बहुत सारी खुल गई हैं, तो ये आईआईटी, लेकिन मेनली आप आईआईटी में अगर आप फोकस करना चाहते हैं कि हमको आईआईटी में करना है, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास आप, ठीक है, और खड़गपुर पे भी आप फोकस कर सकते हैं ना। तो ये जितनी पुरानी वाली हैं, ठीक है, इनमें ही कोशिश करिए कि आपको यहीं पे एडमिशन मिल जाए। बाकी नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नई आईआईटी खुली हुई हैं, उसमें भी आप पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किसका कैसा वर्क चल रहा है, कि जिस लैब में आप ज्वाइन करना चाहते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ अच्छे साइंटिस्ट हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आईआईटीज़ हो गए, उसके अलावा बहुत सारी एनआईटीज़ हैं जो बहुत अच्छा रिसर्च में वर्क कर रही हैं। तो ये जो आर&डी है वो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये कि मेजर मेजर कैटेगरी ये है कि अगर हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो ये हमारी आईआईटीज़ हो गई और एनआईटीज़ हो गई। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट बसते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस कैटेगरी पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए। इनके बारे में आप लोग सबसे कम जानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं कराते हैं, तो पहले आपका इनसे इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सबसे ज़्यादा इसकी रिसर्च लैबें हैं। सभी सब्जेक्ट सभी फील्ड की हैं, लेकिन बायो साइंस की लैबें सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कि लखनऊ में 4 लैबें हैं, और भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसकी लैबें सिचुएटेड हैं। दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, ठीक है, हैदराबाद हुआ, यहाँ पे इनकी डिफरेंट लैबें सिचुएटेड हैं। इसके बाद DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी भी बहुत सारी रिसर्च लैबें हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनकी रिसर्च लैबें हैं। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी भी रिसर्च लैबें हैं। और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनकी भी बहुत सारी रिसर्च लैब हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये रिसर्च का इन्वायरमेंट है। ये डिफरेंट जो हमने 4-5 आपको नाम बताए, ये जो रिसर्च एजेंसीज़ हैं, इनकी ऑल इंडिया डिफरेंट रिसर्च लैब में डिफरेंट फील्ड में काम करने वाली रिसर्च लैब में सिचुएटेड है। इनका स्पेसिफिक काम रिसर्च पे ही फोकस्ड होता है। और ये लैब जो हैं PhD भी कराती हैं। कुछ तो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हैं, खुद ही डिग्री देती हैं। मोस्टली जो लैबें रहती हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोलेब्रेशन रहता है। पूरा आपका PhD का जो भी वर्क सब कुछ जो होगा वो लैब में होगा, लेकिन डिग्री उनके साथ एसोसिएटेड, जिस यूनिवर्सिटी के साथ उनका MOU होगा वहाँ से आपको डिग्री मिलेगी। जैसे CSIR की अधिकतर लैबों का MOU JNU से होता है। तो CSIR लैब से अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको या तो JNU से डिग्री देगी, या फिर आप CSIR ने ACSIR करके अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी है, वहाँ से भी PhD की डिग्री अवार्ड होती है। तो ये हमारी रिसर्च लैबें हो गई। तो ये अब हमारी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई जहाँ से हम PhD कर सकते हैं। अब ये एक नया कन्फ्यूज़न क्रिएट हमने कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, उसके बाद रिसर्च लैब हैं, तो अब इनमें से क्या चूज़ करना चाहिए। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इन तीनों में भी आपको कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके हिसाब से डिसीजन लेना है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। पहले तो जितने भी आपके आसपास की लैब इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे जैसे आप नॉर्थ रीजन में रह रहे हैं तो दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, आसपास की जितनी भी लैबें हैं सब में आप फॉर्म अप्लाई करिए और इंटरव्यू कॉल जाइए। अगर आप JRF हैं तो इंटरव्यू कॉल तो आपको आनी ही आनी है। इंटरव्यू अटेंड करिए, देखिए आपका कहाँ सिलेक्शन होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आप सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये है कि सिलेक्शन के अलावा एक ये भी चीज़ हमको पहले सोच के रखनी चाहिए कि हमें कहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो किसको किस प्रायोरिटी में रखना है। तो अगर हम बात करें कि हमको ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है, तो अब इसमें हमको 3 की फैक्टर ध्यान में रखने हैं, उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना है। पहला की फैक्टर क्या है? इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग। अब जैसे IITs हैं, IIT दिल्ली हो गई, IIT कानपुर हो गया, IIT मुंबई हो गया, तो ये इंडिया में एकदम ब्रांडेड इंस्टीट्यूट हैं। और विद इन इंडिया नहीं, ये फ़ॉरेन में भी इनकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग एंड रेपुटेशन है। फ़ॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ की क्या होते हैं रैंकिंग लिस्ट जारी होती है तो अक्सर ये उसमें जगह बनाते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक ब्रांडिंग है इन इंस्टीट्यूट की। दूसरा आपका क्या ध्यान रखना है आपको कि उस इंस्टीट्यूट में रिसर्च का एनवायरनमेंट कैसा है, रिसर्च की कॉमन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रिसर्च के लिए फंडिंग कैसे अवेलेबल है। दूसरा फैक्टर आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा ये कि जिस पर्टिकुलर आप लैब में ज्वाइन करना जा रहे हैं, उस लैब में जो आपका गाइड है, उस गाइड का अपना पर्सनल एक्सपोज़र रिसर्च में क्या है, रिसर्च कम्युनिटी में वो कितने जाने माने हैं, उनकी अपनी विद इन लैब फंडिंग एंड फैसिलिटी कैसी है,
ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इन तीनों चीज़ों के कॉकटेल के हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है कि हमें कहाँ पे पीएचडी करनी है। कोई एक की फैक्टर डिसाइडिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों चीज़ें, रिसर्च में इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग, इंस्टीट्यूट में रिसर्च में के लेकर कितनी फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब ब्रांडिंग तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कॉमन फैसिलिटी की बात करें तो जब आप बायो साइंस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत होती है। अब जैसे कि एमएससी में आपने पढ़ा होगा एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, एनएमआर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लो साइटोमेट्री। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे होते हैं, कोई महंगे होते हैं, इनको रन करने के लिए स्पेसिफिक मैन पावर्स की ज़रूरत होती है। तो एक कोई पर्टिकुलर लैब जो है अगर इसको रन करना चाहे सारे इंस्ट्रूमेंट को तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है गाइड के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट जिन भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में है इनके लिए अलग से फैसिलिटी डेवलप करी जाती है, अलग से स्टाफ रिक्रूट किए जाते हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट को फंक्शनल रखते हैं। तो इंस्टीट्यूट में अगर अच्छा पैसा है, अच्छा बजट है तो उनके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे और ये इंस्ट्रूमेंट होंगे तो आप पीएचडी में इनका यूज़ कर पाएंगे। तो आपकी पीएचडी की जो क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी और आप पीएचडी में बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट में ये सब कॉमन फैसिलिटी नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। विद इन इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट के बीच में जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे अपना सैंपल लेके ही भागते रहेंगे, आपका सालों इसी में बर्बाद होंगे। तो विद इन इंस्टीट्यूट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की फैसिलिटी कैसी है, कितने इंस्टीट्यूट हैं, ये इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, कितने उनकी फंक्शनलिटी कैसी है, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो हमने कहा जो हमने दूसरा पॉइंट बोला था कि इंस्टीट्यूट में रिसर्च को लेकर फैसिलिटीज़ या इन्वायरमेंट, रिसर्च इन्वायरमेंट कैसा है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये आपके जो सीनियर्स हैं या फिर आप जब वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग आपको मिलेंगे, आप उनसे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके एक अपना ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि किसके अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हैं, कई बार पहले ही ऑप्शन मांगे जाते हैं, कई बार बाद में ऑप्शन मांगे जाते हैं। तो जिसके अंडर में करना चाहते हैं रिसर्च कम्युनिटी में उसका ब्रांडिंग कैसा है ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रांडिंग का मतलब फिर वही बात हुई कि मान लो कोई एक साइंटिस्ट है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो पैसे का फ्लो है, रिसर्च कम्युनिटी में उसकी अच्छी जान पहचान है, लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अगर प्रोजेक्ट नहीं है, पैसा नहीं है तो रिसर्च पे पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे, रिसर्च में बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो जिन इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ों का कॉकटेल सबसे आपको अच्छा मिले वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिए। जो हमने 3 कैटेगरी बताई थी उस तीसरी कैटेगरी में जो हमने आपसे बात करी थी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हम आपको ये कहेंगे कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बायो साइंस को लेकर आप बात करें तो सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CSIR की लैब है। उसके अलावा लखनऊ में CSIR की 4 लैबें हैं, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये सब 2-3 क्या बोलते हैं बायो साइंस में जो CSIR की लैबें हैं, कुछ DBT की लैबें हैं, दिल्ली में इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ये सब जो बहुत अच्छी लैबें हैं, इनका रिसर्च में बहुत अच्छा नाम है और साथ ही साथ ये रिसर्च स्पेसिफिक लैब हैं तो यहाँ पे फंडिंग मतलब इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इनका काम ही रिसर्च करना है। अगर गवर्नमेंट इनको पैसे नहीं प्रोवाइड कराएगी तो ये करेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पर साइंटिस्ट करेगा क्या, उसको तो रिसर्च करना है इसलिए उसको हमेशा पैसा चाहिए। तो जो एक फंडिंग वाली बात होती है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छी होती है और फंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, केमिकल नहीं है तो बायो साइंस में PhD हो नहीं पाती है, समय की बर्बादी होती है, बस लो क्वालिटी रिज़ल्ट आप प्रोड्यूस करते हैं। PhD किसी तरह से तो हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन ये पोस्ट डॉक के लिए आप फ़ौरन जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ के स्कोप जो होते हैं लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए अच्छी फंडिंग, अच्छे इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी आपकी PhD में होनी चाहिए। तो जो रिसर्च लैबें हैं वो इस मोटो को सबसे अच्छा तरीके से पूरा करती हैं। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि जो टॉप IITs, टॉप यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आप जो रिसर्च लैबें हैं उन पे फोकस करिए कि कौन सी रिसर्च लैब इस जो हमने 3 की क्राइटेरियाज़ आपको बताए हैं उस पर कितनी अच्छी है, इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है।
तो मोटी मोटी हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि कैसे आपको अपने लिए एक अच्छा पीएचडी का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने में हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने सोशल मीडिया कम्युनिटी में मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको और किसी स्पेसिफ़िक क्वेरी है, स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट से कोई बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं उसमें आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करके आपको सजेशंस दे सकता हूँ। या फिर मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।